तो स्टूडेंट्स, आज डे 26 बचा हुआ कुछ पार्ट मैग्नेटिज्म का हम लोग करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज पार्ट फर्स्ट आएगा। टॉपिक्स मैं आप लोगों को यह पढ़ के एक बार फिर से सुना दूँ। ये आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, डाया, फेरो एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, हिस्टेरेसिस कर्व, Curie law, permanent and electromagnet, magnetic flux, Faraday's law of electromagnetic induction, induced current and charge, Lenge's law and motional EMF. Let us start with I. I का मतलब हो गया intensity of magnetization. Intensity of magnetization. ये हो जाएगी बात कहाँ से? कहेंगे ये बात हो जाएगी यहाँ से कि हमारे पास हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के ही बना होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम स्थिति देखें तो ये ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं। कहीं से भी अगर हम जो है एक आर्बिट्रेरी जो है हम ले लें, एक कोई भी सेक्शन, इसका वॉल्यूम V ले लें, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट और डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर क्यूब हो गया, और ये एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, और AL-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये चीज जो है जीरो होगी फॉर वैक्यूम। जब यहाँ पे आपने वैक्यूम की बात करी तो कोई मोल नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो किसी भी जगह पे मैग्नेटिक मूवमेंट आने का सवाल ही नहीं, और ये आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे एक और बात आपसे करनी थी कि ये अगर मैं 2L मान लूँ और इसका एरिया A मान लूँ, तो I बराबर कैपिटल M स्मॉल m इंटू 2L, A इंटू 2L, ये स्मॉल m अपॉन एरिया हो जाएगा। एक और परिभाषा हो जाएगी, magnetic pole strength per unit face area is called as intensity of magnetization. अब दूसरा वेक्टर आएगा H, और ये पहला वाला था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और अब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसका ये कहना है कि H बराबर B0 अपॉन म्यू, और यही H बराबर B अपॉन म्यू भी हो जाएगा। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नेम एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ पे कहा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे H वाली बात है, ध्यान रहे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये बाहर से फील्ड जो हम डालते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, ये वो वाली फील्ड है। सॉलिनॉइड के लिए आप लोग फील्ड जानते हैं, μ0 Ni होती है, और H बराबर क्या हो जाएगा, μ0 Ni अपॉन μ0, तो H बराबर हो जाएगा N। इसी तरह से यहाँ पे जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है टोरॉइड के लिए चाहिए, ये सोलेनॉइड हो गया, और अब हम बात करने जा रहे हैं टोरॉइड के लिए, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड यही μ0 Ni रहेगी, और यहाँ पे ये स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस हो जाएगा। H बराबर Ni। बायो-सेवर्ट लॉ का जो फॉर्म था उसका भी फॉर्म बदल जाएगा। H बराबर B0 अपॉन μ0, ये 1 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। ये बात आ जाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर H के लिए। इससे पहला वाला वेक्टर I था। अब आपके पास आता है यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में, μr के बारे में। तो ये कहा जाएगा H बराबर B अपॉन μ0 माइनस I। तो B बराबर ये हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो B बराबर हो जाएगा μ0 I प्लस H। B बराबर μ0 I प्लस H हो जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे करते हैं कि B बराबर जो है μH लिखा जा सकता है,
म्यू जीरो है, आई प्लस एच है, और यहाँ पे एक बात और, ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, और ये कहा जाता है सस्केप्टिबिलिटी, ये कहा जाता है क्या कि फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आई प्रोपोर्शनल टू एच है, आई बराबर ये सी एच आई, काई बोलते हैं इसको, काई एच है। काई इज स्मॉल एंड नेगेटिव किसके लिए? डाया के लिए। स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरा, लार्ज एंड पॉजिटिव फॉर फेरो, ये। तो यहाँ पे हम चाहें तो म्यू जीरो हो गया, आई की जगह पे काई एच प्लस एच म्यू एच, और ये एच कॉमन लेके कट जाएगा, म्यू अपॉन म्यू जीरो बराबर 1 प्लस काई आ जाएगा, और म्यू आर बराबर 1 प्लस काई आ जाएगा। तो म्यू आर इज जस्ट लेस देन 1, ऐसे कहा जाए बेहतर रहेगा, जस्ट लेस देन 1 फॉर डाया हो जाएगा, जस्ट ग्रेटर देन 1 फॉर पैरा हो जाएगा, एंड मच मच ग्रेटर देन 1 फॉर फेरो हो जाएगा। ध्यान रहे अभी तक के हम लोगों ने कोई डाया, पैरा और फेरो की बात करी ही नहीं है एक्चुअल में, वो बात हम लोग को अभी करनी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं, नाम देते हैं इनको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं, नाम देते हैं इनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो, इन्हें हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया और पैरा को इलेक्ट्रॉनिक आधार पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि फेरो को एक्सप्लेन करने के लिए हमको डोमेन थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन तब तक के ये सारी बातें करना बेमानी होंगी जब तक कि हमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिससे सब मिलकर के बना है वो न शो कर दे कि हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर वहीं पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो पूरे बल्क स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कैसे? जब ये बात सिद्ध हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट है, तब हम इस बात को ये समझ पाते हैं कि डाया और पैरा में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने की है वो थोड़ी सी ज्यादा है तो ये पैरा है, कम है तो ये डाया है। तो हम यहाँ पे अब हमें बात कर लेनी चाहिए, समय है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से r रेडियस के घेरे में। सवाल इस बात का है कि ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कैसे? आंसर m बराबर n i a कर दीजिए, n की जगह पे 1 कर दीजिए, I बराबर q अपॉन d कर दीजिए और t की जगह पे 2 पाई r अपॉन v कर दीजिए और एरिया के नाम पे पाई r स्क्वायर कर दीजिए, 1 हो गया। ये EV अपॉन 2 पाई r ये I की जगह पे, ये पाई r स्क्वायर एरिया की जगह पे, ये EVR अपॉन 2 हो गया। मामला इलेक्ट्रॉन का है तो हमें इसको नेगेटिव साइन और दे देना चाहिए। बोर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब आप बात करोगे तो L बराबर I ओमेगा, यही MVR होगा और यही बराबर NH अपॉन 2 पाई होगा। तो VR बराबर NH अपॉन 2 पाई M हो जाएगा। ये उठा के यहाँ रखा जाए तो हमें एक और मिल रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन। तो ये हो जा रहा है क्या? कहेंगे ये हो जा रहा है माइनस का
E/2 और VR की जगह पे ऐसा, तो ये हो जा रहा है क्या, माइनस का NEH अपॉन, ध्यान से देखें तो 4πn। अब और थोड़ा ध्यान से देखिए, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये कभी जीरो नहीं होने वाला, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये भी नहीं जीरो होने वाला, H प्लैंक कांस्टेंट है, नहीं हो सकता जीरो, 4π में नहीं, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इट कैन नॉट बी जीरो ऑल्सो। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जीरो नहीं है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे जो है फेरो के लिए, तो ध्यान रहे कि यह डाया, पैरा और फेरो में जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तीनों में कॉमन होती है। यानी कि जब पैरा और फेरो को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भी शुरुआत में अपोजिशन शो करते हैं, डाया तो हमेशा ही शो करता रहता है। और एक बात, इनका यूनिट जो है बोर मैग्नेटन होता है। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट बोर मैग्नेटन होता है। डोमेन थ्योरी की बात करेंगे, जरा डोमेन थ्योरी की बात करेंगे। तो डोमेन, ध्यान रहे कि ये जो फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, निकिल, कोबाल्ट, आयरन और एक एलॉय है, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल, और उसमें सिर्फ 4 जगहों पे पाया जा रहा है फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या खास बात है, कहेंगे ऐसा है कि डोमेन बनने की जरा शर्तें आप सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने की होती है, क्यों इतनी कम मटेरियल में, सब्सटेंस में, मेटल्स में पाई जाती है। कहा जाएगा कि अगर लगभग 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर में समाये हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में हों, अगर ये अलग अलग प्लेन में हैं तो सब के सब कोप्लेनर हों, और अगर ये ऑर्बिट में हैं तो ऑर्बिट सारी की सारी कोप्लेनर हों। शर्तें सुनते जाएं कितनी कठिन से कठिन होती जा रही हैं। और कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ना हो। जब ये सारी शर्तें फुलफिल होती हैं तो पता लगता है आपकी जो ये मिलकर तैयार होता है क्या, डोमेन होता है। तो डोमेन के लिए कहा जाता है कि ये एक स्मॉल बट स्ट्रांग मैग्नेट होते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप तरीका भी देख सकते हैं। यहाँ पे बाहर से कोई फील्ड हमने लगा के नहीं रखी हुई है, तो सारे के सारे बी एक्सटर्नल यहाँ पे 0 है। इस समय जो ये लंबाई आ रही है वो है, उसको आपको नाम देना चाहिए ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जब आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है तो अब ये डोमेन्स को एक ही दिशा में लगना होगा। तो ये लग जाते हैं, ये लग जाते हैं, ये ऐसे लग जाते हैं। और ध्यान से देखिए तो ये लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है, ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि ये छोटे छोटे जो स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यानी कि जो डोमेन्स थे, इन्होंने मैग्नेट की लंबाई ही बढ़ा दी है, मैग्नेटिक लेंथ ज़्यादा हो गई है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गया है। अब बात यहाँ पे इसी से लगी हुई लेकिन इससे बिल्कुल अनअटैच्ड एक बात बताता हूँ। इसका जो बताने जा रहा हूँ उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये हमारे पास कोई एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जो आपको दिख रहा है ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और जो पोल के बीच का सेपरेशन है ये मैग्नेटिक लेंथ है। और ये मैग्नेटिक लेंथ कम है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। मैग्नेटिक लेंथ इज 80% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, 80% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये हो गई बात किसकी, डोमेन थ्योरी की, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है टू एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक। चला लगे हुए बात हम जो है यहाँ पे क्यूरी लॉ की भी कर लें। तो क्यूरी लॉ कहता है कि मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, क्यूरी लॉ
मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये है फॉर पैरा। और काई इंडिपेंडेंट है किसके लिए, कहेंगे डाया के लिए। काई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कर लीजिए या C अपॉन T माइनस TC कर लीजिए। काई बराबर हो जाएगा C अपॉन T। C क्यूरी कांस्टेंट है और काई 1 अपॉन काई 2 बराबर T2 अपॉन T1 हो जाएगा। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे इसको ग्राफिकली अगर आपको शो करना है तो ग्राफिकली इसको शो कर सकते हैं कैसे, x है, y है, काई है, ये t है, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। काई और t के डाया के लिए ग्राफ पूछा जाए, आंसर जो है ये रहा काई, ये रहा t। और यहाँ पे एक बड़ी कॉमन एरर है जो हो जाती है स्टूडेंट से, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ सीधे ऐसे खींच देते हैं। इसमें कौन सी खराबी हो जाएगी, ग्राफ बिल्कुल ठीक तो है, नहीं, ये ग्राफ नीचे से आएगा, क्योंकि डाया के लिए मैंने आपको बताया कि काई इज स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक के लिए बात हो जाएगी, यहाँ पे फेरो के लिए कहा जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा x y, ये काई हो गया, ये t हो गया, ये Tc है। Tc इज द टेम्परेचर जहां पे फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट होता है पैरा में, और उसके बाद में ये फिर पैरा की तरीके से व्यवहार करता है। ग्राफ ऐसा आएगा और फिर ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज क्यूरी लॉ। क्या कहता है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी हिस्टेरिसिस की देखनी होगी। तो हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि पीछे किए गए एक्सपेरिमेंट का प्रभाव को नाम देते हैं क्या, हिस्टेरिसिस। अगर ये मेजरमेंट से रिलेटेड है तो ये मेजरमेंट का हिस्टेरिसिस है, अगर ये इलेक्ट्रो से रिलेटेड है तो ये इलेक्ट्रिकल हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है तो ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस होता है। और ऐसे में I और H के बीच में जो कर्व खींचा जाता है इसे हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा I प्रोपोर्शनल टू H हमने पढ़ा था, और अभी इससे पहले हमने इसी वीडियो में हमने आपको H बराबर NI बताया है, यानी कि करंट बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। अब हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ये ग्राफिकल हम देखना शुरू कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और इधर की तरफ को हम मान लीजिए I लेते हैं, इधर की तरफ को हम H लेते हैं, यानी कि हमने करंट, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, कोई करंट नहीं तो कोई H नहीं तो कोई I नहीं, तो ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा ओरिजिन से। और जैसे जैसे हम H बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे H बढ़ेगा और बढ़ेगा I। यहाँ पे आने के बाद ये हो गया है H नॉट और ये I नॉट, और ये सस्केप्टिबिलिटी, इसका यहाँ पे इसको सैचुरेशन कहा जाएगा, इट इज सैचुरेशन। अब हम ये है इस ग्राफ को हमको पलटा के लाना है, यहाँ से और यहाँ पे ओरिजिन पे आना है। कहेंगे आप जो है करंट कम करोगे H कम होगा, I कम होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है, कहेंगे वास्तविकता ये है। ऐसे आपको लौटना होगा। आपने करंट भले कम करी है, H भले कम किया है, लेकिन I आप कम नहीं कर पाए हैं, खत्म नहीं कर पाए हैं। I खत्म नहीं कर पाए हैं का मतलब ये हो गया कि हमने H 0 कर रखा है, बट इतना I अभी भी बचा हुआ है। इसको रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंशन पावर कहते हैं, कितना ज्यादा इसका रिटेंशन पावर है। और इसी तरीके से ग्राफ इधर को आ जाएगा, ये नेगेटिव साइड में सैचुरेशन को शो करेगा H नॉट, और ये क्या I नॉट। और फिर जरा देखा जाए कि हमने अगर यहाँ पे ला करके देखें तो हमने जो है खत्म कर दिया है I को, लेकिन इसके लिए हमें करंट को नेगेटिव करना पड़ा है, H को नेगेटिव करना पड़ा है, तब जाकर के ये खत्म हुआ है। इसको कोएर्सिविटी कहते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को खत्म करने के प्रोसेस को कोएर्सिवनेस कहते हैं, और जो फोर्स लगाते हैं उसको
कोएर्सिव फोर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को कोएर्सिविटी कहते हैं। और ये ग्राफ वापस इस तरीके से जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए कि एक बार ग्राफ ने यहाँ से अपना रास्ता छोड़ा तो वापस पलट करके नहीं आया है। ये हुआ पहले किए गए एक्सपेरिमेंट का प्रभाव। इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। और यहीं पे इस कर्व को नाम देंगे हिस्टेरिसिस कर्व। इट इज ट्रू फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान रहे, हार्ड आयरन के लिए ये जो लूप होता है ये टॉल एंड वाइड होता है। सॉफ्ट आयरन के लिए ये लूप टॉल एंड नैरो होता है। और इसमें घिरी हुई जो एरिया है ये मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एनर्जी के बारे में बताता है। इसका कहना है कि किसी मैग्नेट को बनाने में इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और उस मैग्नेट को खत्म करने में भी उतनी ही एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट वो हो गए जो कि प्लेस, पोजीशन, प्लेनेट, टाइम, इसमें जो है कोई भी सिचुएशन हो उससे ये बदले नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब साफ है कि जो है जैसे ही हम करंट को ऑन करें तुरंत ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए और जैसे ही हम करंट को ऑफ करें ये तुरंत सिंपल आयरन में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन और रिवर्स प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें कि हम एक सिंपल आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी डन बाय अर्थ, बाय बार मैग्नेट एंड बाय पासिंग करंट। और ये करंट कौन सी है? डायरेक्ट करंट। Process of conversion of a magnet into a simple iron is called as demagnetization, which can be done by rolling, by heating, by hammering and by passing electric current, and this time electric current is AC. Process of magnetization में जो डोमेन्स डिस्टर्ब होते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं वेल अलाइन करने की और डीमैग्नेटाइजेशन में हम कोशिश करते हैं इसको डिस्टर्ब करने की। तो ये बातें हम लोगों की थी। मैग्नेटिज्म का जो पार्ट रह गया था उसको देखना। अब हम लोगों को शुरू करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये है बात हम लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और इस प्रोसेस में हम मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे पैदा कराएं, एक्चुअल में मूलभूत आवश्यकता हमारी यही है। इसकी पहली हेडिंग आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कहा गया है कि कोई मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं किसी दिए गए एरिया से। ये एरिया वेक्टर है और एन कैप है। और यहाँ पे कहा जाएगा, ध्यान रहे कि ये एक एरिया हो गया, ऐसे ये पास हो रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहा जाएगा मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका यूनिट वेबर होता है और इसका नेचर स्केलर होता है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा लेस देन 90 तो फाई पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू 90 तो फाई 0, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और थीटा वाली बात कब लागू होगी? जबकि ये एरिया वेक्टर हो गया और लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ये थीटा है और फाई बराबर ये हो गया बी ए कॉस थीटा। बात आती है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इसमें पहला लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा है। अब वो हम लोग बात करते हैं। कहता है जब भी कभी किसी सर्किट से अटैच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? ये कोई कॉइल है, पास होने वाली ये मैग्नेटिक लाइंस है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा एन फाई। एन फाई का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न। तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इनमें से कुछ भी बदलेगा तो कहा जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बदल गया। अब सवाल अगला आता है कि तो पहला लॉ कह रहा है कि whenever there will be change in magnetic flux linkage attached with a circuit, then there will be production of induced EMF and there may be production of induced current and induced charge। मे वाली बात इसलिए लगी है क्योंकि इंड्यूस करंट और चार्ज को क्लोज सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। ये था हमारा पहला नियम।
दूसरा लॉ कहता है E प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई अपॉन डी टी होता है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और थर्ड लॉ जो था वो फैराडे और न्यूमैन ने मिल करके दिया था। न्यूमैन फैराडे साहब के स्टूडेंट थे। उन्होंने इस लॉ में बात ऐसी कुछ डाली कि E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी हो रहा है, माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। तो कहा जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स टू दैट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात आती है हमारे पास, अगली हेडिंग देखेंगे इंड्यूस्ड करंट एंड चार्ज के लिए। इंड्यूस्ड करंट एंड चार्ज के लिए तो ये कहा जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला अभी हम लोगों का बना, E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। I बराबर हो जाएगा E अपॉन आर, ये सब इंड्यूस्ड है, माइनस का n अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। Q बराबर I डी टी हो जाएगा और ये माइनस का n अपॉन आर साथ में डी फाई हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये इंड्यूस्ड चार्ज इंडिपेंडेंट है टाइम से, टाइम से ये इंडिपेंडेंट है। एक बात आप लोगों से और करनी थी कि जब भी कभी सवाल में भाषा कुछ ऐसी आए कि हमने कॉइल को पोल टू पोल पलट दिया है, या डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गई है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है रिवर्स हो गई है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये 2 टाइम्स हो जाएंगी। कारण भी समझ लें, थीटा 1 0 था तो फाई 1 जो है वो बी ए कॉस 0 हो गया, बी ए हो गया। थीटा 2 180 डिग्री हो गया, फाई 2 बराबर माइनस का बी ए हो जाएगा, क्योंकि ये बी ए कॉस 180 होने वाला है, माइनस का बी ए। तो जब आप डेल्टा फाई निकालोगे तो फाई 2 माइनस फाई 1 करोगे और ये ट्वाइस ऑफ बी ए आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें डबल हो जाएंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात हुई इंड्यूस करंट एंड चार्ज के लिए। लेंजेस लॉ आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। कहता है क्या कि पहले तो ये पूरी बात फैराडेज लॉ की कहता है कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज attached with a circuit takes place, then there is production of induced EMF and there may be production of induced current and induced charge। यहाँ तक की बात जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और फैराडे के लॉ की थी। अब लेंजेस लॉ की बात आती है तो कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच ए वे एज इट ट्राइज टू अपोज द कॉज बाय विच इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित एक नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इसमें अगर हम कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल को पुश करते हुए अंदर ला रहे हैं एफ मैकेनिकल फोर्स लगा करके, ये हमने एक्स लंबाई अंदर कर रखी है तो ये एल हो गया, ये इसकी वी वेलोसिटी हो गई। अब पूछा जाए यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कहेंगे जो भी होगा इस तरीके से होगा कि ये जो भी आदमी इसको अंदर लेके आ रहा है उसको ये अपोज करेगा। ये वेलोसिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि जब हम इसको अंदर लेकर के आए हैं, ध्यान रहे ये वी वेलोसिटी है, ये लंबाई एल है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है, कहेंगे ये हो गया है L इंटू एक्स। E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है तो ये B इंटू एल इंटू एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि E बराबर बी वी एल हो जाएगा, एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी बन जाएगा। I बराबर E अपॉन आर हो जाएगा, बी वी एल अपॉन आर हो जाएगा। ये इंड्यूस करंट का अमाउंट हो गया। Fm बराबर हो जाएगा IBL, और यहाँ पे आप I की वैल्यू रखोगे, तो ये हो जाएगा BVL अपॉन आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज
मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो ये पावर मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा Fm इंटू वेलोसिटी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। पावर इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले वी आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो आई स्क्वायर आर जब आप यहाँ पे करोगे तो ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर। आप देख पाए कि पावर मैकेनिकल बराबर हुआ पावर इलेक्ट्रिकल बराबर हुआ पावर मैग्नेटिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है लेंज का नियम। एक आखिरी चीज आज के लेक्चर की हम लोग को और पढ़नी थी, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के लिए ध्यान रहे हमारे पास कोई एक मेटालिक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में ये जा रहा है, मोशनल ईएमएफ है। मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है, इसको लेके जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहा है ये, ट्रांसलेट कर रहा है ये। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये v वेलोसिटी से चल रहा था, तो ये इस पे फोर्स किधर को आएगा, कहेंगे ऊपर को आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ को एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा होगा, और इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे को चले जाएंगे। तो ये वाला टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव होता गया, पॉजिटिव होता गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर इसको मैं अलग से निकाल के देखूं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है नीचे को, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर को। तो Fm बराबर हो गया QVB साइन थीटा, और F इलेक्ट्रिकल हो गया Q इंटू E। और जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो चार्जेस का एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा, और उस समय जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड के बीच में, उसी को नाम देते हैं क्या, मोशनल ईएमएफ का। तो ये QVB साइन थीटा बराबर QE हो गया, Q से Q कट गया, VB साइन थीटा बराबर ये स्मॉल e अपॉन L हो गया, BVL साइन थीटा हो गया, ये स्मॉल e की वैल्यू। और अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये पैदा होने के लिए क्या, मोशनल ईएमएफ पैदा होने के लिए एक शर्त आपको बताते हैं कि ये तीनों वेक्टर कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर कोई भी दो पैरेलल होंगे तो ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसके पैदा होने के लिए आवश्यक है ऐसा होना। और ध्यान से देखें, ये लगातार ये रॉड, मेटालिक रॉड फ्लक्स काटता चला जा रहा है, तभी यहाँ पे मोशनल ईएमएफ पैदा हो रहा है। इसका बाकी का पार्ट हम लोग जो है कल देखेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में जो है देखेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक माना जाता है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।